मुझे सब कुछ याद है। देखो थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को एक बार रिवाइज करना, जो भी मैंने पिछले क्लास में करा है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको मैंने बताया था बच्चा डेट वाइज याद रखना। सबसे पहले आपको याद रखना था 1665, सबसे पहले आपको याद रखना था 1665 का डेट। साइंटिस्ट का नाम याद रखना था, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने पहली बार सेल को देखा था। कैसा सेल था? वो डेड सेल था। कैसा सेल था? डेड सेल था। उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, सेल हॉलो कंपार्टमेंट की तरह दिखता था, खोखला दिखता था। एक्चुअली में उन्होंने केवल सेल वॉल को देखा था, अंदर में कुछ तो था नहीं, तो याद रखिएगा डेड सेल। बाद में बच्चा 1674, आप सभी को मालूम है, पहली बार लिविंग सेल को देखा था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं। उन्होंने उसका नाम दिया, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से कई सारे ऑर्गेनिज्म को देखे, छोटे ऑर्गेनिज्म को देखे, उनका नाम दिया बच्चा एनिमल क्यूले। तो फर्स्ट लिविंग सेल को किसने देखा? आप सभी को मालूम है, सभी को मालूम है, इट इज द, ठीक है, कौन है भाई? तो नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, और नाम क्या दिया था? एनिमल क्यूले। चलिए थर्ड, फिर आपको मैंने बताया था 1831 का डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पास एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन साहब। ब्राउन साहब ने पहली बार बताया कि सेल के अंदर में बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने कहां से किया? रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट से। डेट याद रखिएगा 1831। इसके बाद में 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट, याद कीजिए, जर्मनी के रहने वाले थे स्लीडन साहब। उन्होंने बोला कि जो भी प्लांट होते हैं वो सेल से बने हैं, और सेल मिलने से टिश्यू बनता है। जो भी प्लांट है वो सेल से बने हैं। ये 1838, याद रखिएगा, जर्मन है, बॉटनिस्ट है, प्लांट पे काम करते हैं। एक साल के बाद 1839, एक साल के बाद 1839, साइंटिस्ट का नाम स्वान है। ये कैसे है? जूलॉजिस्ट है, ब्रिटेन के रहने वाले हैं, एनसीईआरटी में पढ़िए, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। उन्होंने बोला कि जो भी एनिमल्स है वो भी सेल से बने हैं, वो भी सेल से बने हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसे सेल वॉल कहते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, इन दोनों थ्योरी को मर्ज कर दिया गया, जोड़ दिया गया। आज इसे हम लोग कहते हैं सेल थ्योरी। आज बच्चा इसे हम लोग कहते हैं सेल थ्योरी। किसने दिया? नाम याद रखिएगा, दोनों साइंटिस्ट स्लीडन एंड स्वान बता रखा है। चलो याद है सभी को। चलिए इसके बाद में इसके ड्रॉबैक थे, आप सभी को मालूम है बच्चा, जो सेल थ्योरी था उसमें एक गलतियां थी, ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक मतलब गलती। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि नया सेल कैसे बनेगा, न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये बता नहीं पाए। इसलिए 1855 में उसमें मॉडिफिकेशन किया गया। आपको नाम याद है ना? उसमें मॉडिफिकेशन किया गया, उसमें चेंजेस लाए गए। साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने एक थ्योरी दिया, ये सभी बच्चों को अच्छे से आना चाहिए, सेल लीनिएज थ्योरी। सेल लीनिएज थ्योरी। उन्होंने कहा कि देखो बहुत आसान है, जो भी नया सेल बनता है पुराने सेल के टूटने से बनता है ना। सेल विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुराने सेल के टूटने से नया सेल बनेगा। एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट उन्होंने दिया जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। हाँ, तो ये सेल थ्योरी को मॉडिफिकेशन हो गया। मॉडिफिकेशन किसने किया? रुडोल्फ विर्चो ने। तो अब हम बच्चा मॉडिफाइड सेल थ्योरी पढ़ते हैं। हम लोग मॉडिफाइड सेल थ्योरी पढ़ते हैं, या मॉडर्न सेल थ्योरी इसी को कहेंगे, मॉडर्न सेल थ्योरी कहेंगे या मॉडिफाइड सेल थ्योरी कहेंगे। सेल थ्योरी प्लस सेल लीनिएज थ्योरी कलेक्टिवली नोन एज मॉडर्न सेल थ्योरी। बस इतना ही तो आपको बताया। क्या हुआ मॉडर्न सेल थ्योरी? जो भी ऑर्गेनिज्म है सेल बच्चा और उसके प्रोडक्ट से बने हैं। जैसे बेटा नाखून है, ये कोई सेल नहीं है, ये उसके प्रोडक्ट्स है। बाल है, ये कोई सेल नहीं है, उसके प्रोडक्ट्स है। ब्लड में जो फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट है, कोई सेल नहीं है, उसके प्रोडक्ट्स है।
ठीक है, यहां पर एक चीज समझना है, सेल में एक न्यूक्लियस होगा जो उसका ब्रेन होगा, लेकिन आपको याद रखना बच्चा, आरबीसी हमारे अंदर में जो आरबीसी का सेल है उसके अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, याद रखिएगा। हमारे अंदर में आरबीसी एक ऐसा लिविंग सेल है जिसके अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसलिए हम इसे ट्रू सेल नहीं कहेंगे। इसलिए हम लोग बच्चा आज इसके आरबीसी रेड ब्लड सेल की जगह रेड ब्लड कार्पसल कहते हैं, सी बटा सेल नहीं कहेंगे, कार्पसल कहेंगे। आपने पढ़ा भी तो होगा कहीं, कार्पसल वर्ड यूज किया जाता है। इसे हम लोग रियल में सेल नहीं मानते क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है। इसी तरह से प्लांट में जब आपने पढ़ा होगा बच्चा फ्लोएम में होता है सीव ट्यूब, फ्लोएम में होता है बेटा सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल याद आ रहा है। तो प्लांट के अंदर में सीव ट्यूब बच्चा ऐसा लिविंग सेल है जिसके अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट है। दो मैंने बताए, प्लांट के अंदर में सीव ट्यूब जिससे फूड ट्रांसपोर्ट होता है, आपने पढ़ा है ना, फ्लोएम में सीव ट्यूब होते हैं, कंपेनियन सेल होता है, कुछ आपने पढ़ा होगा ऐसा। तो सीव ट्यूब बच्चा ऐसा है जिसके अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना, जैसे आएगा जाइलम में न्यूक्लियस है या नहीं। अरे जाइलम तो लगभग बच्चा डेड है ना, आपको पता है ना। इस तरह से जाइलम में होते हैं ट्रैकीड्स, वेसल्स, कुछ नाम सुना है ना आपने, ट्रैकीड्स का, वेसल्स का। इंसेट ने फिगर भी बनाया है, पानी ले जाने के लिए पाइप है, वेसल्स, ट्रैकीड्स। ये तो बेटा डेड है, और जो डेड है तो उसके अंदर कुछ नहीं होगा, वो तो मरा हुआ है, तो वहां तो न्यूक्लियस होना ही नहीं, वहां तो साइटोप्लाज्म होना ही नहीं है। मैंने क्या बोला, ऐसा लिविंग सेल बताइए जो जिंदा है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, आंसर सीव ट्यूब बोलिएगा। जाइलम है वो तो मरा हुआ है बच्चा, मरे हुए में क्या न्यूक्लियस ढूंढना है, साइटोप्लाज्म ढूंढना है, तो ये चीज याद रखिएगा। आरबीसी के बारे में एक चीज जानिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरबीसी बच्चा 120 दिनों तक जिंदा रहता है, उसका लाइफ स्पान कितने दिनों का, 120 दिन, 120 डेज का है। आपको जूलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से। 120 डेज कहां बनता है, तो जो भी बोन मैरो होते हैं, जो बड़े बोन होते हैं ना, उसके इंड पॉइंट, इंड को बोन मैरो कहते हैं, जो भी बड़े बोन है उसके इंड को बोन मैरो कहते हैं। वही बच्चा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जो भी ब्लड सेल होते हैं इसी बोन मैरो में बनते हैं। तो बच्चा फॉर्मेशन कहां होता है, याद रखिएगा, बोन मैरो में। सर मरता कहां है, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड मतलब था कब्रगाह, जहां मरता है। आप पढ़िएगा, जाकर के ढूंढिएगा ना गूगल पे। एक ऑर्गन है आपके अंदर, स्प्लीन, आपने शायद नाम अभी तक नहीं सुना होगा, स्प्लीन नाम का एक ऑर्गन है, स्प्लीन में आरबीसी मर जाता है, इसलिए ग्रेव यार्ड है। ग्रेव यार्ड पता हो गया, कब्रगाह, जहां वो मर जाता है। कितने दिनों तक जिंदा है, 120 दिनों तक। 120 दिनों में ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में बच्चा 1 to 10 डेज, जब स्टार्टिंग के डेज है, यंग है, तो उसके अंदर में आरबीसी के अंदर में बच्चा अभी वो यंग आरबीसी है, यंग है बच्चा, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, ओल्ड नहीं हुआ है। यंग आरबीसी में न्यूक्लियस होगा, ध्यान से सुनना, यंग आरबीसी में न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन जब आरबीसी मैच्योर हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, याद रखना, जब मैच्योर हो गया 10 डेज के बाद वाला, तब उसे पता चलेगा अरे हमें तो हीमोग्लोबिन रखना है। आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन होते हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, पकड़ता है, ले जाता है। इसलिए ये अपने अंदर के न्यूक्लियस को, अपने अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया को, अपने अंदर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, सबको बाहर कर देगा। भाई नहीं तुम लोग बाहर निकलो, न्यूक्लियस बाहर जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया बाहर जाओ, एंडोप्लाज्मिक तुम बाहर जाओ, क्योंकि मुझे खाली जगह चाहिए, हॉलो स्पेस चाहिए जिसमें मैं ढेर सारा हीमोग्लोबिन रख सकूं। इसलिए मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह भी नहीं होते। हाँ, लेकिन मैच्योर में बच्चा, क्वेश्चन आ गया यंग, तो बोलेगा यंग में होते हैं, मैच्योर में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कई बार अगर ऐसा आ जाए, बताइए आरबीसी में न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा, तो तुम्हें तो कंफ्यूजन हो गया,
सर यंग माने या मैच्योर माने? यंग में होता है, मैच्योर में एब्सेंट होता है। तो उस केस में बच्चा आपको प्रेफरेंस देना है, मैच्योर मान के चलना है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा रहे यंग और मैच्योर, तो आपको मैच्योर मान करके चलना है। तो आंसर कहिएगा न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। ठीक है। सेकंड, आपके एनसीईआरटी में बच्चा आरबीसी का साइज भी दे रखा है। साइज दे रखा है 7 माइक्रोमीटर। 7 माइक्रोमीटर। सर म्यू एम क्या होता है? 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -6 मीटर इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। याद रखिएगा 10 पे पावर -6 मीटर इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। बहुत छोटा चीज है। तो हमारे आरबीसी का याद रखिएगा बच्चा, साइज याद रखिएगा। शेप न्यूक्लियस नहीं है बच्चा, ये पूरा सर्कुलर नहीं होगा, अंदर में धसा हुआ होगा। अंदर में देखिए इस तरह से धसा हुआ दिखेगा आपको आरबीसी। सर क्यों? डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड दिखेगा बच्चा, अमीबा की तरह दिखेगा। सर क्यों? आपके अंदर इपिथेलियल सेल है सर, वो कॉलुमनर दिखेगा, लंबे खंबे नुमा दिखेगा। सर क्यों? अलग अलग सेल अलग अलग शेप के क्यों दिखते हैं? ट्रैकीड से वो पानी को ले जाने वाला है, वो ऐसा लंबा दिखता है। क्यों सर? अरे हर सेल को अलग अलग फंक्शन करना है, फंक्शन के अकॉर्डिंग इनके शेप अलग अलग होते हैं, समझो। आरबीसी बच्चा ऐसा होता, सर्कुलर होता तो ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लेता, लेकिन उसने अपने सरफेस एरिया को देखो, अंदर की तरफ धस गया। ये देखो बच्चा अंदर की तरफ धस गया, तो आरबीसी का अब क्या हो गया? सरफेस एरिया बढ़ गया, अंदर की तरफ बढ़ गया। देखो ना पहले इतना ही बड़ा एरिया था, अब बच्चा एरिया एरिया बढ़ गया ना, बढ़ गया। एरिया बढ़ेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा कैरी करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा कैरी करेगा, इसलिए इसने अपने सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए अंदर में कॉन्स्ट्रिक्ट कर लिया ना। डब्ल्यूबीसी बच्चा अमीबा की तरह दिखेगा। सर क्यों अमीबा की तरह क्यों दिखेगा? अमीबॉइड क्यों दिखेगा? क्योंकि ये बैक्टीरिया को, फंगस को खा जाता है। डब्ल्यूबीसी आर्मी है हमारी, वो क्या कर देगा? जैसे अमीबा आता है, इंसेक्ट को पकड़ता है, खा जाता है। देखो इस तरह से आपने पढ़ा है ना, इस तरह से आता है, उसको पकड़ेगा, अंदर में ले लेगा, खा जाएगा। तो डब्ल्यूबीसी हमारा पैथोजन को ही खा जाता है, खा जाता है। इस नेचर को कहते हैं बच्चा फैगोसिटिक। फैगोसिटिक, फैगो मतलब खाना, सिटिक मतलब सेल। ऐसा सेल जो किसी को खा जाए, वो पैथोजन को ही खा जाता है। इसलिए अमीबा वाले नेचर का होना चाहिए, अमीबॉइड नेचर का होगा, जैसे सीडियोपोडिया वगैरह होते। ठीक है। इसी तरह से बच्चा न्यूरॉन लंबा होता है। सर न्यूरॉन लंबे क्यों होते, छोटे क्यों नहीं होते? फंक्शन क्यों? तुम्हें बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपसे बच्चा मैंने कोई भी नेल काटी, चुभा दी, नीडल चुभा दी, तुरंत बच्चे यहाँ से मैसेज ले जाना है, ब्रेन तक पहुंचाना है। ब्रेन बोलेगा जल्द से जल्द हाथ को हटाओ, तो अब यहां से मैसेज को लेकर के जाएगा, न्यूरॉन ले जाएगा। तो न्यूरॉन को कैसा होना है बच्चा? बड़े होंगे, इलोंगेटेड होंगे, तभी तो जल्दी मैसेज ट्रांसफर होगा। अगर वो छोटे होंगे तो टाइम ज्यादा लगता, लेकिन अगर बड़े हैं तो उसको टाइम कम लगेगा। तो सबको ही बच्चा फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग अपने शेप को डिसाइड करते हैं। सारा सेल एक शेप का नहीं है, कोई ओवल होगा, कोई इलोंगेटेड होगा, कोई कॉलुमनर होगा, सबके अलग अलग शेप है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। चलिए अब पूछा जाएगा, ये बताइए दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन है? तो दुनिया का सबसे छोटा सेल बच्चा, छोटा ऑर्गेनिज्म अगर पूछा जाए या सेल बोल दिया जाए, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन है, तो आप उसका नाम दीजिएगा बच्चा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। सर ये क्या होता है? इसका एक और नाम है बच्चा, एनसीईआरटी में गिवन है, पीपीएलओ। पीपीएलओ दोनों नाम, दोनों बेटा एक ही चीज है। पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा एक सबसे, दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। स्मॉलेस्ट सेल भी बोला जाए तो आप माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ कीजिएगा। सर ये पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? तो अगर आपने बच्चा एनसीईआरटी ईमानदारी से, पिछले क्लास में मैंने बोला था, अगर आपने पढ़ा होगा बच्चा, ईमानदारी से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पीपीएलओ का फुल फॉर्म मिला होगा।
बताइए मिला नहीं था क्या? क्या आपको नहीं मिला था? थर्ड पेज पे बच्चा एनसीईआरटी ने पीपीएलओ का फुल फॉर्म लिखा था, प्ल्यूरो। आपका एक ही तो काम होता है, बस एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, बस एक ही काम है, एक ही नोट्स है, एक ही बुक है, उसको अच्छे से पढ़िए। तो पी का मतलब क्या हो गया? प्ल्यूरो। फिर क्या होगा बच्चा? न्यूमोनिया, प्ल्यूरो न्यूमोनिया, ठीक है। एल फॉर लाइक, ऑर्गेनिज्म, ये हो गया फुल फॉर्म, ये हो गया फुल फॉर्म, सबसे छोटा, ठीक है। अब मैं एक ट्रिक्स बता देता हूं, एक मैं ट्रिक दे रहा हूं जिससे साइज बच्चा याद हो जाएगा, फिर तुम्हें एनसीईआरटी से रट्टा नहीं मारना है, दिमाग से याद हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो, बहुत सिंपल एक ट्रिक्स बता देता हूं। देखो बच्चा, सबसे पहले अब वायरस लिखो, वायरस। देखो वायरस कोई सेल से नहीं बना, पहले मैं क्लियर कर दूं। वायरस इज, मैंने आपको पहले बताया बेटा फर्स्ट क्लास में, कोई सेल से नहीं बना है, इट इज अ नॉन सेल। तपास अभी मैं बाहर कर दूंगा, यहां पढ़ाई हो रहा है तो ये बोर्ड पे क्या कर रहा है? वायरस था, ये बेटा कोई सेल से नहीं बना है, नॉन सेलुलर है, ए सेलुलर है, कोई सेल से नहीं बना। लगभग बच्चा वायरस से 10 गुना बड़ा, बच्चा वायरस से लगभग 10 गुना बड़ा होता है कौन? माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। लगभग बच्चा, लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लगभग वायरस का साइज से 10 गुना बड़ा किसका साइज होगा? माइकोप्लाज्मा का। इसी का एक और नाम पीपीएलओ। अब माइकोप्लाज्मा से बच्चा लगभग 10 गुना बड़ा, 10 टाइम्स बड़ा कौन होगा? नॉर्मल बैक्टीरिया का साइज, नॉर्मल बैक्टीरिया का साइज, बैक्टीरिया का साइज लगभग माइकोप्लाज्मा से लगभग बच्चा 10 टाइम्स बड़ा होगा। और नॉर्मल बैक्टीरिया से लगभग बच्चा 10 टाइम्स बड़ा हमारे सेल होंगे, हमारे सेल होंगे बच्चा यूकैरियोटिक सेल। हम यूकैरियोटिक सेल है ना, हमारा सेल लगभग बैक्टीरिया के सेल से लगभग बच्चा 100% नहीं है, लगभग। तो देखो याद करा देता हूं, हमारा बच्चा लगभग साइज होगा 10 माइक्रोमीटर, लगभग बच्चा लगभग 10 माइक्रोमीटर। वेरी करता है वेरी, तो 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं, लगभग 10 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया को 10 से डिवाइड कर दीजिए, लगभग बच्चा 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लगभग 10 टाइम्स छोटा। अब बैक्टीरिया से 10 टाइम्स छोटा माइकोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोमीटर, लगभग 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक। और माइकोप्लाज्मा से 10 टाइम्स छोटा यानी कि 0.01 माइक्रोमीटर किसका साइज होगा? वायरस का, लगभग बच्चा। तो आपकी एनसीईआरटी ने सभी के फिगर भी बनाए हैं, वायरस का फिगर बना दिया, माइकोप्लाज्मा का बना दिया, बैक्टीरिया का बना दिया, यूकैरियोटिक सेल का बना दिया, और वहां पर बच्चा साइज लगभग ऐसे याद कर लेना, वायरस से 10 टाइम्स माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा से 10 टाइम्स बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल, उससे यूकैरियोटिक सेल। तो एक बच्चा जनरल आइडिया डेवलप हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर आए स्मॉलेस्ट लिविंग, स्मॉलेस्ट सेल, तो बेटा आंसर माइकोप्लाज्मा कीजिएगा, वायरस नहीं कीजिएगा, क्योंकि वायरस सेल से नहीं बना है, वायरस तो ए सेलुलर है, वायरस तो ए सेलुलर है, ये याद रखिएगा, या नॉन सेलुलर है, वायरस ए सेलुलर है या वायरस नॉन सेलुलर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मैचिंग का क्वेश्चन मिल जाएगा, अपने बनाओगे। आज बच्चा डॉक्टर अली सॉल्व कर रहे हैं आपको, और आपको बच्चा जो मैंने पियर्सन का बुक दिया है उसे सॉल्व करना है। आज आपको 1 to 50 क्वेश्चन हर बच्चे को सॉल्व करना है। हर बच्चे आज पियर्सन की बुक को जो मैंने पीडीएफ भेजा है, चैप्टर 8 सेल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके 1 to 50 क्वेश्चन बनाइएगा। डॉक्टर अली का बुक आज आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहां से बच्चा 1 to 50 क्वेश्चन बनाने हैं। कैसे बनाइएगा? पहले बच्चा बहुत अच्छे से एनसीईआरटी बुक को स्टार्टिंग के 3 पेजेस बच्चा स्टार्टिंग के 1, 2 और 3 पेजेस को एक एक लाइन को बच्चा अच्छे से पढ़िएगा, एक एक चीज को अच्छे से पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन। जहां पर दिक्कत हो बच्चा उसके मीनिंग पूछिए,
गूगल पे जाके देखिए, एक डिक्शनरी ले लीजिए अपने पास, उसकी मीनिंग को ढूंढिए, उसके बाद में आप क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। अभी से आपका स्टार्ट हो गया, अगले 2 साल आपको यही करना है। आपका नोट्स एनसीईआरटी है, मेन बुक एनसीईआरटी है। डॉक्टर बनने के लिए जो प्रोसेस है बच्चा, वो एनसीईआरटी ही देगा। ये बच्चा, ये पहला सीढ़ी है। डॉक्टर बनना है ना, सीढ़ी यही है। और प्रैक्टिस कहां से करना है? तो डॉक्टर अली के बुक से, वो ऑलरेडी आपको आज मिल जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन ना बने लीव कीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन 1 to 50 आज आपको 100% अटेम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चन नहीं लिखना है, ये कॉपी लिया, ये देखिए ये कॉपी लिया, फर्स्ट क्वेश्चन ए होगा, सेकंड क्वेश्चन सी होगा, थर्ड क्वेश्चन जो भी बच्चा आंसर किए बस वही लिखिएगा। थर्ड का क्या होगा, बी होगा या क्या होगा, फोर्थ का क्या होगा, फिफ्थ का क्या होगा। क्वेश्चंस नहीं लिखने, एक कॉपी लीजिए, उस पर आंसर की लीजिए, उसका फोटो लिख करके मुझे बेटा व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो ये बच्चा आपका होमवर्क आज का हो गया। रोजाना अब बताना नहीं पड़ेगा, अब रोजाना बच्चा अपने मन से, जैसे ही क्लास एंड होगा शाम में बच्चा एनसीईआरटी पढ़िएगा, और उससे बुक से बच्चा, डॉक्टर ली के बुक से और पियर्सन के बुक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर चैप्टर में आपको लगभग 500 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर चैप्टर में। ठीक है, तो अब नहीं सर हमें नहीं मालूम था कि बनाना है, जो चीज पढ़ा गया उसी सिलेवार, उसी अकॉर्डिंग बच्चा आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। और मुझे पिक्स भेज दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर तो मेरा सभी को मालूम ही, व्हाट्सएप नंबर मेरा मालूम ही है, तो उसमें टेंशन नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहां तक बातें बच्चा आप लोगों को समझ में आती है क्या? यहाँ पर सेल का फंक्शन समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? चलो फटाफट हैंड रेस करो। मैंने सारा चीज एनसीईआरटी का, पिछले क्लास का, आज का बच्चा समझा दिया। चलिए फटाफट हैंड रेस कीजिए। माइकोप्लाज्मा, अच्छा ठीक है, 1 मिनट। रशीदुल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है रशीदुल, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। ये सर एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा का जो साइज दिया है सर, और पीपीएलओ का साइज है, थोड़ा दोनों अलग है। 2 जगह डेटा यूज किया है सर, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सुन लो रशीदुल, सभी के लिए है, क्योंकि अभी हम लोग, मैं बाद में बताता, लेकिन बच्चे ने पहले ही क्वेश्चन पूछ दिया। चलो ठीक है, देखिए देखो, एक्चुअली में जो माइकोप्लाज्मा बेटा ग्रुप है, माइकोप्लाज्मा बच्चे लोग ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर कई तरह के बैक्टीरिया आते हैं। इस ग्रुप के अंदर बच्चा माइकोप्लाज्मा ग्रुप है, ग्रुप है। सर किसका ग्रुप है माइकोप्लाज्मा? ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बच्चा जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा, CW सेल वॉल एब्सेंट होगा, उस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम माइकोप्लाज्मा में रखेंगे। जिनके अंदर सेल वॉल नहीं है, हम बच्चा पटक देंगे कहां? माइकोप्लाज्मा। ठीक, तो इसी माइकोप्लाज्मा के अंदर में एक ऑर्गेनिज्म आएगा बच्चा, पीपीएलओ। पीपीएलओ ना, पीपीएलओ उसका एक पार्ट है। तो एनसीईआरटी में देखिएगा, माइकोप्लाज्मा बेटा दुनिया में लाखों माइकोप्लाज्मा, एवरेज साइज ले लिया, तो इसका साइज बच्चा थोड़ा अलग मिलेगा, पीपीएलओ का साइज बेटा अलग मिलेगा। अब रशीदुल तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो गया। हम लोग जनरली बोल देते हैं कि माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ एक चीज है, लेकिन थोड़ा अलग है। माइकोप्लाज्मा बेटा ग्रुप है, उसमें लाखों ऑर्गेनिज्म आएंगे, उसमें से एक ऑर्गेनिज्म हो गया बेटा पीपीएलओ, तो पीपीएलओ का साइज अलग है और माइकोप्लाज्मा का साइज अलग होगा, इसलिए एनसीईआरटी में दोनों का साइज बेटा डिफरेंट गिवन होगा। अब कंफ्यूज नहीं होना है, अब कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे वैसे क्लियर है? चलो क्लियर। चलो अब देखो, एक और चीज मैं क्लियर कर दूं सर, कहीं पर ना बैक्टीरिया का साइज सर अलग दिया है, कहीं पर सर बैक्टीरिया का साइज सर अलग दिया है, और प्रोकैरियोटिक का साइज अलग दिया है सर। देखो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है। दुनिया में बेटा लाखों ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स में, लाखों ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स में एवरेज साइज निकाल दिया गया, एवरेज साइज निकाल दिया गया, एवरेज साइज बच्चा निकाल दिया गया, एवरेज साइज निकाल दिया गया। प्रोकैरियोटिक का कुछ होगा। और बैक्टीरिया बच्चा जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, जो कॉमन बैक्टीरिया बच्चा, जो कॉमन बैक्टीरिया है,
ये तो एवरेज निकाला गया ना, ये तो सारे ऑर्गेनिज्म का एवरेज साइज निकाला, अलग होगा। कहीं पे बच्चा 1 to 2 माइक्रोमीटर मिल जाएगा, कहीं 5 माइक्रोमीटर मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। वही बच्चा सभी ऑर्गेनिज्म का एवरेज साइज निकाला, अलग आएगा। और एक नॉर्मल बैक्टीरिया है, जो टिपिकल बैक्टीरिया जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, उसका साइज बच्चा थोड़ा अलग होगा, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। एक में एवरेज है, एक में बच्चा एवरेज दे रखा है, तो एक में नॉर्मल एक बैक्टीरिया की बात की गई, तो कंफ्यूज नहीं होगी। चलिए ठीक है, आपने पढ़ा होगा, अलग अलग मिल गए। चलिए ठीक है, दैट्स मीन स्मॉलेस्ट सेल इज पीपीएलओ। हाँ बच्चा, मैं भी यही तो बोल रहा हूँ उस टाइम से। चलिए यहां तक क्लियर है। तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं एक नई चीज। चलिए ध्यान से सुनिए। अब आज की कहानी, आज हमें डिटेल से पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल। आपको थोड़ा बहुत पिछले क्लास में आइडिया दिया गया था, आज हमें डिटेल से पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। डिटेल से पढ़िएगा प्रोकैरियोटिक सेल। सर प्रोकैरियोटिक में आता कौन है? ये बच्चा 9th में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है, 8 में भी पढ़ा होगा। चलिए सुनिए, प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आएगा? एग्जाम्पल, पहले बच्चा पूछा जाएगा एग्जाम्पल बताइए, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल कौन है? प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। इस दुनिया में जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर में न्यूक्लियस पुराना वाला हो, प्रिमिटिव वाला हो, तो उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। आपने बच्चा पढ़ा होगा 9th में एक वर्ड मोनेरा किंगडम। तो मोनेरा किंगडम के अंदर जो भी मेंबर है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो सभी के सभी प्रोकैरियोटिक नेचर के ही होते हैं। आपने पढ़ा था 5 किंगडम, तो केवल मोनेरा किंगडम बेटा कैसा नेचर का है? प्रोकैरियोटिक। बाकी सारे आपने पढ़ा था प्रोटिस्टा किंगडम, याद आ रहा है कुछ? ऐसा नाम जरूर सुना होगा। आपने सुना होगा बच्चा प्लांट किंगडम, आपने सुना होगा बच्चा एनिमल किंगडम, आपने सोचा होगा फंगस किंगडम। सुना था? 5 किंगडम पढ़े थे। तो ऐसा कोई बच्चा बोल ही नहीं सकता नहीं पढ़ा था, सभी ने पढ़ा था, शायद भूल गए। तो ये सारे किंगडम बच्चा, ये बाकी के सारे किंगडम, प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो ना, प्रोटिस्टा हो, ये सभी के सभी बच्चा यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक का तो सारे एग्जांपल याद हो गया। हम एनिमल किंगडम में आएंगे तो यूकैरियोटिक, प्लांट यूकैरियोटिक, फंगस यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा क्या होता है सर? जिसमें एक सेल वाले होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, ये सब बच्चे, वो भी यूकैरियोटिक। तो सर मोनेरा किंगडम में आता कौन है? इसके एग्जांपल को समझिए। इसमें मेनली बच्चा आता है बैक्टीरिया। मेन मेंबर अगर पूछा जाए तो कौन बोलिएगा? बैक्टीरिया आते हैं। आप लोग तो जानते हो, दही बनाने वाला बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इकोलाई बैक्टीरिया होता है। जो भी बैक्टीरिया बच्चा यहाँ आएगा, बैक्टीरिया आएगा। ठीक है, एक और पढ़िएगा बच्चे लोग, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया आप पढ़िएगा, आर्की बैक्टीरिया। एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना। जहां भी बैक्टीरिया वर्ड यूज हो जाए सोच लेना वो प्रोकैरियोटिक वाले। ठीक है, तीसरा आपने नाम नहीं सुना था क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA नाम सुना था? इसी को कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, इसी को कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी या इसी को कहते हैं हम लोग साइनोबैक्टीरिया। सुना था ना नाम? याद करो, आपने जरूर नाम सुना है। चलिए अब देखिए और कौन आएगा सर? ये बेटा कॉमन है, ये तो आपने बहुत बार सुना है। अब ये वाला बच्चा PPLO या माइकोप्लाज्मा, लेकिन फिर से मैं क्लियर कर दूं, माइकोप्लाज्मा ग्रुप है, उसका छोटा सा पार्ट है PPLO, लेकिन हम लोग बोल देते हैं माइकोप्लाज्मा PPLO एक चीज है, अलग है थोड़ी। लेकिन एनसीईआरटी बोलता है माइकोप्लाज्मा PPLO एक समान। चलिए ये बच्चा एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, जो भी प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल एनसीईआरटी के सारा ले लिया बच्चा। आपने पहले भी नाम सुना है, दुनिया का कोई भी बैक्टीरिया हो प्रोकैरियोटिक, दुनिया का कोई भी आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जुटा है ना, बैक्टीरिया नाम में जुटा है ना, वो साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया है ना, माइकोप्लाज्मा ये भी प्रोकैरियोटिक है। अब कुछ बच्चे एनसीईआरटी के तो सारे हो गए, एनसीईआरटी के तो सारे हो गए, कुछ हम लोग एग्जांपल आउट ऑफ एनसीईआरटी सीखते, ये काम आएगा।
ये बच्चे काम आएगा क्लास 12th 11th का तो हो गया। हम पढ़ेंगे बच्चा, एक वर्ड पढ़ेंगे क्लामाइडिया। क्लामाइडिया ये भी बच्चा प्रोकैरियोटिक नेचर का है। एक पढ़ेंगे बच्चा रिकेट्सिया, एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, टेंशन मत लेना। रिकेट्सिया ये भी प्रोकैरियोटिक है ना। और तीसरा और लास्ट बच्चा एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज ये तीन जो मैंने व्हाइट कलर के लिखे, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी 11th में एनसीईआरटी में नहीं। ये बच्चा एनसीईआरटी में है तो ये याद करना है, और ये तो आसान है ना, सब में बैक्टीरिया नाम लिखा होगा। क्लामाइडिया, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटिस, अभी नहीं याद करना, नाम सुन लिया ना। मैं ट्रिक बता देता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं। 2019 में बच्चा जब इंडिया में इलेक्शन हुआ था तो एक बड़ा फेमस डायलॉग निकला था, अब की बार मोदी सरकार। सुना था तुम लोगों ने, अब की बार। तो बस वही चीज को मैंने कर दिया बच्चा, अब की बार सीएम सरकार, सीएम सरकार, तुम सीएम बनने वाले। अब यहां से रिलेट कर लो। अब बच्चे यहां से आप रिलेट कर दो, अब की ए फॉर आर्की बैक्टीरिया, ए फॉर आर्की बैक्टीरिया हो गया। बी फॉर बच्चा नॉर्मल बैक्टीरिया, बी फॉर नॉर्मल बैक्टीरिया हो गया। के मतलब सी से ही तो पढ़ोगे, तो चलिए सी से यहां पर कौन सा पढ़ लेते हैं, सी फॉर हम लोग कर लिए बेटा क्लामाइडिया, के मतलब सी से तो पढ़ोगे क्लामाइडिया। ठीक है, चलिए बोलिए बी से है कोई क्या? बी से है बच्चा, कौन है और कोई है क्या? बी से ब्लू ग्रीन एल्गी, बी से बच्चा ब्लू ग्रीन एल्गी। आर फॉर बच्चा रिकेट्सिया, आर फॉर रिकेट्सिया। सी फॉर क्लामाइडिया, सी फॉर क्लामाइडिया। एम फॉर माइकोप्लाज्मा, एम फॉर माइकोप्लाज्मा। हाँ थोड़ा याद करना डिफिकल्ट है, लेकिन हम मेहनत करेंगे, हम कोशिश करेंगे, इतना तो याद रहेगा, अब की बार सीएम सरकार, तो बच्चा लगभग याद हो जाएगा। ये वर्ड्स को 2 बार 3 बार करेंगे, लिखेंगे, याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो बोलो याद हो गया ना? फिर से रिपीट कर दो, ए फॉर आर्की बैक्टीरिया, बी फॉर नॉर्मल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया केवल। सी क्लामाइडिया, क्लामाइडिया। बी ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। आर रिकेट्सिया, रिकेट्सिया। ठीक है, अब और सी फॉर कौन हो जाएगा बोलो? सी फॉर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और एम फॉर माइकोप्लाज्मा। अच्छा हमने क्या किया, अब की बार लिखना था, BAR लिखना था, अब की बार, तो ए फॉर एक्टिनोमाइसिटीज भी हो गए, अब की बार। हाँ अब की बार, BA यहां पर छूट गया एक ए, तो हो जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक दे दिया मैंने, ऐसे ही बनाया तो शायद तुम्हारा काम आ जाए। क्या ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया? हाँ या ना में बोलो, क्या ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया? यस या नो? कुछ नहीं करना, ये शॉर्ट ट्रिक खुद से बना लेना, ये शॉर्ट ट्रिक खुद से बना लेना भाई, खुद से बना लेना। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक वाले नेचर वाले सेल के हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर वापस से देखिएगा, परवेज रिकॉर्डेड लेक्चर वापस से देखना, क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं हुआ, ठीक है, मैंने 3 बार रिपीट किया, जिन्हें अभी भी इशू है रिकॉर्डेड लेक्चर वापस से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं यहां पास, हाँ पीडीएफ तो मिल जाएगा, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, तो टेंशन नहीं। चलिए पीडीएफ मिल जाएगा तो टेंशन नहीं, वहां से पढ़ लीजिए। चलो अब फटाफट में क्वेश्चन पूछ लूं, जितना भी मैंने पढ़ाया 10 क्वेश्चन पूछता हूं। चलिए सबसे पहले बताइए, सबसे पहले बताओ, चलो सेल को सबसे पहली बार किसने देखा था? आंसर करो। सेल को सबसे पहली बार, डेड सेल को किसने देखा था? आंसर करो। नोट्स नहीं करना रे, इतने दिनों से यही समझा रहा हूं भाई, नोट्स नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। एनसीईआरटी ही केवल पढ़ना, वही तुम्हारा नोट्स है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो ढूंढ करके कॉपी में और एनसीईआरटी में ही नोट कर लीजिए।
ठीक है, कब किया था रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को कब डिस्कवर्ड किया था? 1665। उन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम बताइए। उन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम बताइए। उन्होंने एक बुक लिखा था माइक्रोग्राफिया। चलिए, पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा? पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा? पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा था? बस शॉर्ट फॉर्म चलेगा, AVL, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। कब देखा था? फटाफट आंसर करो, कब देखा था? 1674। आंसर 1674। उन्होंने उसका एक स्पेशल नाम दिया था। उन्होंने जो सेल को देखा, उस ऑर्गेनिज्म को देखा, उसका एक स्पेशल नाम दिया, एनिमलक्यूले। चलिए, फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को किसने देखा? फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को किसने देखा? फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन। कब देखा? कब देखा? डेट बताइए, कब देखा? डेट बताइए। 1831, 1831। चलिए, स्लीडन जो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने कब अपने थ्योरी को प्रपोज किया? डेट बताइए। स्लीडन ने अपने थ्योरी को कब प्रपोज किया? स्लीडन ने अपने थ्योरी को कब प्रपोज किया? 1838। श्वान ने अपने थ्योरी को कब प्रपोज किया? श्वान ने अपने थ्योरी को कब प्रपोज किया? 1839, 1839। चलिए, अब बताइए, रुडोल्फ विर्चो ने अपनी सेल लीनिएज थ्योरी कब दी? रुडोल्फ विर्चो ने अपनी सेल थ्योरी कब दी? रुडोल्फ विर्चो ने अपनी सेल थ्योरी कब दी? सेल लीनिएज थ्योरी कब दी? 1855। चलिए, अब बताइए, ध्यान से बताइएगा, ध्यान से बताइएगा, हमारे अंदर में ऐसा कौन सा लिविंग सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है? हमारे अंदर में ऐसा कौन सा लिविंग सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है? आरबीसी। प्लांट के अंदर में ऐसा कौन सा लिविंग सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है? प्लांट के अंदर में ऐसा कौन सा लिविंग सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है? लिविंग सेल बोल रहा हूं बेटा, जाइलम नहीं बोलना है। सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। चलिए, करेक्ट है, करेक्ट है। ये बताइए, आरबीसी का साइज कितना है? आरबीसी का साइज कितना है? बताया था। आरबीसी का साइज कितना है? 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर। सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं, किसके अकॉर्डिंग? किस चीज के अकॉर्डिंग सेल का शेप अलग अलग होता है? फंक्शन के अकॉर्डिंग। चलिए, फटाफट बताओ, लार्जेस्ट सेल कौन है? सबसे बड़ा सेल मैंने नहीं बताया था, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा, अरे पहले ही समझाया, रिकॉर्डिंग मिलेगा। ऑस्ट्रिच एग। सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा। क्लास एंड होगा, रिज्वाइन कीजिएगा सेम लिंक पे। क्लास एंड होगा, सेम लिंक पे रिज्वाइन करिएगा। चलो, ये बताइए, ध्यान से बताइए, सबसे लंबा सेल कौन है? सबसे लंबा सेल कौन है? लॉन्गेस्ट सेल कौन है? नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, बड़ा